आप सभी को एक आदिवासी गांव की इस यात्रा में ले जाने का मन है। एक नया किस्म का फॉर्मेट है। दिनेश जी और मेरा रंग को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह के दौर में, जब हम लोग लॉकडाउन है, हमको उन लोगों से भी मिलवा लिया जिन लोगों से हम आमतौर पे नहीं मिल पा रहे थे। तो थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ, क्योंकि मैं कोई कलाकार साहित्यकार उस तरह से नहीं हूँ। शिक्षा में काम करने वाला, आदिवासी जीवन के साथ जुड़ने वाला एक व्यक्ति हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मुझे अम, कुछ समझना चाहेंगे मेरे बारे में, और मैं किस गांव की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में। तो एक कहानी की शैली में इसको रखने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ आधे अवधि के लिए बात करूंगा और उसके बाद हम लोग कुछ सवाल जवाब में चले जाएंगे। तो थोड़ी सी बात और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत, इस तरह के फॉर्मेट में चलेंगे। ये वर्ष 1991 की बात है। 1991 में मैं उन दिनों दिल्ली में रहा करता था, और दिल्ली में नौकरी भी करता था, और उसके साथ साथ मैंने अपनी पीएचडी के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था। एक शोध विद्यार्थी था समाजशास्त्र का। तो 1991 में मैं किसी काम से भोपाल जा रहा था, और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहा था। और शताब्दी एक्सप्रेस में का उन दिनों टाइमिंग, शायद अभी भी टाइमिंग वही हो, उन दिनों दिल्ली से 6 बजे सुबह शताब्दी चलती थी, और दोपहर में करीब 2 बजे वो भोपाल पहुंच जाती थी। और शताब्दी एक्सप्रेस में आपने सफ़र तो किया होगा, तो उसका समय भी ऐसा था दिल्ली से भोपाल की शताब्दी का, और उसका स्वभाव भी ऐसा था कि आप लगभग जागते ही हुए सफ़र करते हैं। सुबह 6 बजे चल रही है गाड़ी, 2 बजे कहीं पहुंचने वाली है, और वो रास्ते में कुछ ना कुछ आपको चाय बिस्कुट खाना आदि खिलाते हुए ले जाते हैं। तो आदमी जागता ही हुआ जाता है। तो कुछ देर तो मैं और मेरे बगल में बैठे सहयात्री अपने अपने अखबारों और किताबों में लीन थे। लेकिन कुछ देर बाद हम लोगों के बीच में कुछ बातचीत शुरू हुई। बातचीत में पता चला कि वो एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और भोपाल के करीब से लगा हुआ एक कस्बा है ओबेदुल्लागंज, उस कस्बे में उनका डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस है, हेडक्वार्टर है उनका। तो काफी जंगल को लेके, शेरों को लेके और एक रातापानी अभ्यारण्य को लेके उनसे बातचीत होती रही। बड़ा ही बढ़िया सफर कटा उनके साथ, और बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे वन्य जानवरों के बारे में भी बताई, वनस्पति के बारे में भी बताई, जो मेरे लिए बहुत ही रोचक थी। और एक दिल्ली में रहने और काम करने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह की नैसर्गिक बात में ही इतना आनंद था कि उनसे एक तरह की दोस्ती हो गई। तो इस दोस्ती का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक प्रस्ताव भी रख दिया यात्रा के खत्म होने के पहले। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर शेर देखना है, जंगल में घूमना है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो एक दिल्ली से मैं नौकरी कर रहा व्यक्ति, जो बहुत भीड़ भाड़, बहुत फास्ट गाड़ियों की रफ्तार, भीड़ भाड़ और बहुत सारे भवनों के बीच में से जो आकाश को तक ठीक से नहीं देख पा रहा हो, उसके सामने कोई जंगल चरने और शेर देखने का प्रस्ताव रख दे, तो कैसे इसको नकारा जा सकता था। तो मैं तुरंत तैयार हो गया। उस दिन मुझे कोई काम भी नहीं था। तो उनको लेने के लिए उनकी विभाग का वाहन आया हुआ था, और उसमें बैठ के हम लोग एक गांव की तरफ चले गए। ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला के बीच में जो बड़े जंगल हैं, सागौन के और बहुत सारी प्रजाति के पेड़ वहाँ थे, उसके बीच में एक रातापानी अभ्यारण्य है। और इस रातापानी अभ्यारण्य में भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर हम लोग अचानक एक गांव में पहुंचे। अभी शाम पूरी ढली भी नहीं थी, तो दृश्य बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट था। तो वहां जाकर
ये फॉरेस्ट के ऑफिसर थे जो, ये तो अपने फॉरेस्ट के अधिकारियों से बातचीत करने लगे। मैं गांव के लोगों की तरफ बढ़ निकला और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक बहुत सुखद अनुभूति इस बात की हुई कि इस गांव, ये पूरी तरह से एक आदिवासी गांव था और गोंड आदिवासी समाज के लोगों का एक गांव था। और इत्तेफाक से मेरी जो पीएचडी का शोध का विषय था वो भी गोंड आदिवासी समुदाय को लेकर ही था। तो मेरे लिए एक अतिरिक्त किस्म की खुशी भी इसमें हो गई। तो हम जिस तरह के समाज शास्त्री अध्ययन और जिस तरह के समाज शास्त्री लेंस लेके नए नए नौजवान के रूप में एक समाज विज्ञानी के ट्रेनिंग में थे, तो उसके चलते मैं जैसे ही गांव की तरफ बढ़ा तो देखा कि गांव के लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे हो गए। बिल्कुल भी परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से, किसी ने खटिया बिछा दी, किसी ने उसने उस पर एक बिल्कुल नई सी चादर लाके बिछा दी और मैं वहां बैठ गया। तो पहले तो इस सरकार से आप साक्षात्कार हुआ, एक अपरिचित आदमी। कई बार ये सवाल उठता है, उस समय भी उठा था, अब भी उठता है कि मेरे घर अगर वो लोग आएंगे, मेरे घर अगर कोई लोग अपरिचित चले आए, क्या मेरे पास भी इतना सत्कार उपलब्ध है कि मैं, और इतना विश्वास उपलब्ध है कि मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उनके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाऊंगा। देखिए, हमारे बेंगलोर में तो लाइट चली गई। आज यहाँ मौसम जो है वो एक तरह से प्री मानसून की दस्तक हुई है बेंगलोर में, और इस अपार्टमेंट की लाइट आ रही जा रही है। लेकिन ये भी बड़ी मज़ेदार बात है क्योंकि नीलगढ़ गांव में तो आज तक भी बिजली नहीं पहुंची। तो नीलगढ़ में जो बातचीत होती थी उसमें आपको आवाज से ही किसी के चेहरे को गढ़ना होता था। तो शायद उसी तरह की भूमिका यहाँ पे बन गई। बड़ी बढ़िया बात है। मुझे तो नीलगढ़ की शाम याद आ गई जहाँ हम गाँव में किसी चौपाल में बैठ के बात कर रहे होते थे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं, जो पहला मेरा साक्षात्कार हुआ इस गांव के साथ, बिजली लौट गई। तो पहला जो साक्षात्कार हुआ उसमें मैंने जो निगाह दौड़ाई गांव की तरफ, तो मुझे दो बहुत ही अलग अलग किस्म के मंजर दिखे। एक मंजर तो बेहद खूबसूरत था। ये गांव इतनी, तीन तीन चार तरफ से, चारों तरफ से समझ लीजिए कि एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक तरह का बाउल सा शेप था, जैसे किसी गांव को किसी धरती ने गोद में लिया हुआ हो। और उसके एक तरफ, देखिए बिजली फिर भी जा रही है इसमें, ओके। तो एक तो वो सौंदर्य से मुलाकात हुई। इतना स्वच्छ वातावरण, और कोई आदमी दिल्ली से आ रहा हो, और वो फ्लाईओवर के पहले के दिन थे जब आप सुबह से शाम दिल्ली में घूम के आते थे। तो शाम को अगर आप रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लें तो रुमाल, सफ़ेद रंग का रुमाल काला हो जाता था। यहाँ हम एक बहुत ही साफ सुथरे, ट्रांसपेरेंट टाइप के वातावरण में थे। हवा भी एक तरह से थोड़ी पतली हवा में सांस लेने का एहसास हो रहा था, दिल्ली की किसी गाढ़ी हवा में सांस लेने के बाद। तो एक ये था जो अचानक ही, यानी आपको लगा कि कहाँ आ गए आप। लेकिन दूसरा जो हमारी शिक्षा ने और मेरी ट्रेनिंग ने दिया था, तो हमें, वहाँ के जो लोग थे उनके बदन पर हमारी जितनी वस्त्रों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा से बहुत कमतर वस्त्र उनके शरीर पर दिखे। अब कम ज़्यादा तो अपेक्षाओं पर भी निर्भर करता है, तो उन्हें तो कोई हैरत नहीं थी इस बात की। लेकिन मेरी अपेक्षाओं के हिसाब से उनके पास कपड़े ही नहीं थे। मेरी अपेक्षा के अनुसार उनके जो फूस की छत थी और जो मिट्टी की दीवार थी उनके मकानों की, वो मेरी अपेक्षाओं में सुरक्षा का उतना एहसास नहीं देती थी जितनी सुरक्षा के एहसास की आदत हमें किसी कंक्रीट के मकान में
मुझे लगा कि 2 टाइम के शायद चूल्हे जलने की भी उन गाँव में दिक्कतें थी। और ये रोटी कपड़ा और मकान की जो भी स्थितियाँ थी, वो सब देख के ऐसा लगा कि मतलब कितने बुरे हाल में ये लोग हैं। और फिर अचानक से वो एक तरह की प्रश्नावली जो मन में थी, एक इंटरव्यू लेने के लिए प्रश्नावली जो किसी शोध विद्यार्थी के पास होती है, वो अचानक चल पड़ी और मैं लोगों से पूछने लगा, तो भाई आप में से कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? जवाब आया, सबरे, यानी कि सारे के सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। हमने कहा यार पढ़ाई कितने लोगों ने की है? 5वीं पास कितने हैं? तो जवाब आता है कि कोई भी नहीं। तो हमारे जो भी मानक थे जिससे देख देख के हमें समाज में अपने नजरिए को बनाने का प्रशिक्षण था, उसमें जितने भी सवाल मैंने पूछे, उन सवालों के सिर्फ 2 ही उत्तर आए। किसी सवाल के उत्तर में 0 आता था और किसी सवाल के उत्तर में 100% आता था। जैसे पूछे कितने लोग पढ़े हैं? तो कोई भी नहीं पढ़ा है, तो यानी 0% है। टीकाकरण कितना हुआ है? तो किसी का भी नहीं हुआ है, तो 0% है। राशन कार्ड कितने लोगों के पास हैं? तो किसी के भी पास नहीं है, वो भी 0% है। तो कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो 100% गरीबी रेखा के नीचे हैं। कितने लोग हैं? तो तो ये बहुत ही एक चौंकाने वाला मेरे लिए मंजर था। और इसके अलावा जो बात हुई, उसके बाद मतलब ये सारी जब एक अ, प्रश्नावली मेरी खत्म हो गई कुछ देर में, 0 और 100 के अंकों को सुनकर, तो उसके बाद मैंने ऐसे ही पूछा कि गांव के मुखिया थे, रामा दादा उनका नाम, कुछ 70-75 बरस की उम्र होगी, लेकिन बढ़िया चलते थे, सीधे खड़े होते थे। उनसे मैंने पूछा, तो और बाकी आप लोगों के क्या हाल है? तो उन्होंने जवाब दिया कि सब मजेदारी है। तो ये जो सब मजेदारी है ना, एक तरफ तो मेरी अपेक्षा के हिसाब से उनके पास ना वस्त्र है, ना कोई रोजगार है इस तरह का परमानेंट, है ना, मकानों की हालत अ, गंभीर है, जिसमें पानी भी टपकता है, मवेशी भी घुस जाता है, और दूसरी तरफ ये सब मजेदारी है। तो खैर ये 2-3 घंटे का जो समय था उस गांव में पहली बार जाने का, वो 2-3 घंटा ऐसे ही निकल गया। और उसके बाद वो फॉरेस्ट के अधिकारी जो हमारे मित्र बने थे, वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि अब चलने का समय हो गया। तो मैं चला गया वहां से। अब 2 दिन की यात्रा के बाद में भोपाल से दिल्ली तो वापस पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली में मुझे ऐसा लगता था हर पल कि मुझे ये गांव बुला रहा है, और ये बार बार मुझे कह रहा है कि तुम यहाँ आ जाओ। और इसके आग्रह के पीछे मुझे ये लगता था कि मुझे कैसे, जब मैंने ये सब देख लिया भाई इन लोगों के बारे में कि इनकी इतनी विषम परिस्थितियां हैं, और मैं इनके बारे में कुछ शोध करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लूंगा, ये कितनी तर्क संगत बात है। तो वो जवानी के दिन होते हैं, बड़े अजीब दिन होते हैं, बड़ी अलग किस्म की बातें और बड़ा अलग किस्म का विश्वास होता है, हौसला होता है, और लगता है कि चीजें बदली जा सकती हैं। वो धीरे धीरे कम ज्यादा होती हैं अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन वो एक दौर तो होता ही है जिस दौर में हर एक नौजवान को ये लगता है कि ये सब नहीं चलेगा भाई, और हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ यहाँ वापस। 2 महीने की छुट्टी ली मैंने दिल्ली से, और 2 महीने की छुट्टी लेकर मैं वापस इस गाँव की तरफ गया। अब्दुल्लागंज में मेरी एक मित्र रहती थी, सुषमा, उनसे और ये जो वन के अधिकारी थे इनसे कह के मैंने कहा कि हम लोग कोई नौजवान तलाशते हैं जिसको उस गांव में एक स्कूल खोलते हैं,
और मुझे ये लगा कि जल्दी से हम कुछ लोगों से मिलेंगे, उनमें से कोई किसी को ढूँढ लेंगे और फिर उसको अपना मनी ऑर्डर से पैसे भेजेंगे दिल्ली से और वो वहाँ पढ़ाता रहेगा। लेकिन ये 1-2 दिन के लिए जो मैं आया था, वो मुझे कोई मिला नहीं और वो जिनसे मैं पूछ रहा था, उनमें कोई लगा नहीं कि कोई उस घने घनघोर जंगल के अंदर जाके, जहाँ बिजली भी नहीं है और ये करियर की कोई संभावना यानी मैं तो नहीं दे सकता था, तो कोई वहाँ शायद रहने के लिए तैयार भी नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं 2 महीने की छुट्टी लेके मैं ही इस काम को शुरू करता हूँ। तो मैं गाँव में पहुँच गया। तो ये पृष्ठभूमि थी और फिर मैं जो 2 महीने वहाँ गया, तो वो 2 महीने कुछ लंबे हो गए और फिर मैं 3 साल तक तो उसी गाँव में रहा। तो वहाँ जो कुछ हुआ, अब थोड़ी-थोड़ी कहानी उसकी तरफ लाते हैं। तो एक बात तो ये हुई जब मैंने गाँव के लोगों से पूछा कि भई अगर मैं कोई एक काम आप लोगों के लिए करना चाहूँ तो वो काम क्या हो सकता है? तो ये रामा दाऊ जो मुखिया थे ये बड़े ही सहृदय और बहुत ही समझदार किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने हमसे कहा कि साहब हमारी तो कट गई, बच्चों की अच्छे से कट जाए, आप तो एक स्कूल शुरू कर दो हमारे यहाँ। और बड़ी मज़ेदार बात है देखिए कि कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो शिक्षक तो हो ही सकता है ना? उसके लिए किसी प्रशिक्षण, किसी अलग से पढ़ाई, हुँ, बच्चों या विषय से किसी तरह के प्रेम, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे भी ऐसे ही लगा कि पढ़ा ही सकते हैं, इसमें बीएड, डीएड की क्या ज़रूरत है? आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी और को पढ़ाना है। उसी तरह की बात जिस तरह की बात माता-पिता सोचते हैं कि वो चूँकि पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो तो कुछ आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या? मुझे चेक करना चाहिए ये बात आपसे। मैं जारी रखूँ, ये एक तरफ़ा संवाद में ये बात समझ में नहीं आती। बहुत सारे साथियों ने कुछ-कुछ लिखा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आवाज़ धीमी है भी लिखा है गीता गैरोला जी ने। नमस्ते गीता जी, आप कुशल हैं और आई हैं, धन्यवाद आपका। मैंने कोशिश की है थोड़ी-सी आवाज़ बढ़ाने की। तो अ, तो मैं ये बता रहा था कि मुझे भी लगा कि भई पढ़ाया तो जा ही सकता है, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ मैं तो। एमफ़िल किया है, पीएचडी कर रहा हूँ, तो बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। और मुझे ये भी लगा साथ में कि अगर मान लो मैं पूरी तरह से एक शिक्षक के तौर पे तैयार नहीं हूँ, तो भी भई यहाँ कौन आएगा पढ़ाने के लिए? और दुनिया में कहीं विद्यालय हो ना हो, इस गाँव में जिस गाँव में रोटी, कपड़ा, मकान सभी झंझटों से घिरे हुए हैं, अगर वहाँ के समुदाय की चाहत है कि उसके बच्चे पढ़ना-लिखना सीखें, तो भई कैसे यहाँ स्कूल नहीं होगा? तो मैंने दोनों 2 महीने की छुट्टी ली और वहाँ स्कूल खोलने के लिए तैयारी करने लगा। बाद में ये अलग बात है कि वो 2 महीने की छुट्टी के बाद मुझे अपनी नौकरी ही छोड़नी लगी और मैं वो वहीं गाँव में ही एक गुरुजी हो गया, एक विद्यालय का। तो अब आपको मैं बात उस सीखने-सिखाने की बताना चाहता हूँ, जैसा कि दिनेश जी ने शीर्षक भी रखा है आज के इस वक्तव्य का और उसके बाद हम लोग किसी बातचीत में चलेंगे। तो विद्यालय मतलब एक तरह का जो शिक्षित लोग होते हैं ना, वो उनमें एक तरह का आत्मविश्वास होता है, कहना चाहिए, या वो बहुत गरीब लोग जो होते हैं और अशिक्षित लोग होते हैं, विशेषकर आदिवासी
भाई होते हैं, उनकी सभ्यता की पराकाष्ठा है कि वहाँ कोई भी आदमी अपने आप को उनकी उपस्थिति में, किसी भी आदमी को अपना आत्मविश्वास हिला हुआ नहीं लगता। आप शायद इतने कमजोर भी हों, उनके पास पता नहीं क्या जादू है कि उनकी उपस्थिति आपको डराती नहीं है, इंटिमिडेट नहीं करती। जैसे कई बार पढ़े लिखे और बहुत सभ्य लोग, मतलब इस तथाकथित सभ्यता के दौर में आपको कई लोगों से मिलके डर सा लगने लगता है, आपको लगता है आप तो खामखाई हैं, लोग तो ये हैं, है ना? लेकिन आदिवासी समाज की सभ्यता का ये गुण बहुत ही कमाल का है। यहाँ ये किसी को भी आत्मविश्वास से भर देता है। तो मैं भी आत्मविश्वास से भर गया भाई। एक तो नौजवान था, उसके पास अपना खुद का आत्मविश्वास था, और फिर वो एक इतने सभ्य समाज में पहुंच गया था जो समाज उसको बार बार मूल्यांकित नहीं, इवेल्युएट नहीं कर रहा होता। तो बड़े आत्मविश्वास से भर गया। तो स्कूल की शुरुआत हुई। मैंने ये आत्मविश्वास के साथ साथ फिर भी थोड़ा सा लग रहा था यार, बच्चों के साथ कैसे काम करेंगे, और अपने बचपन की, तो मैंने तरीका ये निकाला कि मैंने कहा मैं तो अपने बचपन में जाता हूँ, और एक बच्चे के रूप में मुझे जो जो अच्छा लगता था मैं वो सब करूंगा अपने विद्यालय में, और जो जो मुझे खराब लगा विद्यालय का, है ना, किसी शिक्षकों के व्यवहार से अगर मेरे को कोई दिक्कत हुई है, तो वो सब तो मैं आने नहीं दूंगा। और यहाँ पर एक सहजता और थी कि स्कूल खोलने का तो आग्रह था, लेकिन मतलब बस आप चलाएं जैसे भी ना, इतने विश्वास के साथ इन्होंने बच्चे मुझे सौंप दिए थे कि वो भी एक तरह की एक जिम्मेदारी भी बन रही थी कि इसको ठीक से किया जाए। तो पहली रात जब मैं सोया हुआ था, तो मुझे लगा कि शिक्षा के काम में ना प्रेम और मित्रता की संबंध में बहुत ज़रूरत होती है। मैं अपने उन शिक्षकों को याद कर रहा था जिन शिक्षकों के कक्षाओं में मैंने सबसे ज़्यादा सीखा, जिनकी कक्षाओं का मैं इंतज़ार करता था, जहाँ हम पूरे मन से जाते थे। तो उसमें एक पैटर्न सा इमर्ज होता रहा कि वो ना बड़े केयरिंग थे, उनको बच्चे बड़े प्रिय थे, वो हमारी संवेदनाओं को समझते थे। तो मुझे लगा कि ये सूत्र एक एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और मतलब एक ऐसा भयमुक्त वातावरण तो होना ही चाहिए शिक्षा में। बाकी जो कुछ हो ना हो, वो डराने वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों से दोस्ती गांठनी पड़ेगी, और वो बच्चों को समझने में भी मदद करेगा, बच्चों को मुझे भी समझने में मदद करेगा, और ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है शिक्षा के कर्म में। तो एक बुनियादी बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि मैंने कहा कि ये मतलब बच्चे नियमों के लिए नहीं होंगे, नियम होंगे बच्चों के लिए। मतलब ये अनुशासन को लेकर डिबेट होती रहती है ना, करिकुलम को लेके, टाइम टेबल को लेके। तो ये तय किया कि भाई कुछ तो होंगे कायदे, लेकिन वो कायदे इतने रिजिड नहीं होंगे कि जैसे पहले आप टोपी बना लें और उसके बाद उस टोपी में किसी का सिर फंसाने की कोशिश करें, है ना, और टोपी अपने आप में मानक बनी रहे, सिर मानक ना रहे। तो ये भी बात थी कि उस पर बहुत सहजता होगी, और इस परिवेश में इतनी सहजता थी। मैं शिक्षा नाम की संस्था को लाके उसकी सहजता को तो भंग नहीं करना चाहता था। तो सोचा कि उसमें बहुत ही सहज वो होगा। तो पहले दिन ऐसे ही दोस्ती गांठने की प्रक्रिया हुई। मैंने कहा कि बड़ों के बीच में बैठ के तो ये सब संभव नहीं है, तो शायद हम ऐसा करते हैं कि हम एक धन्यवाद। हम ऐसा करते हैं कि मैं कहा था, मैं भूल गया इस प्रक्रिया में। खैर, तो बच्चों के साथ बातचीत शुरू की और बच्चों से कहा कि चलो बच्चों मुझे गांव दिखाओ। तो एक बच्चों की पूरी कतार मुझको लेके गांव दिखाने चल गई।
अब बच्चों से आप सवाल करने की जगह बच्चों से आप ये पूछें, जो उन्हें पता है वो पूछें तो संवाद खुलता है ना? तो मुझे लगा कि मैं उनको जो पता है वही उनसे पूछूं। तो वो लोग मुझे ले जा रहे थे, तो ये मोहर बाई, चिंता भाई, भगवत, गुंठीलाल, ये सब लोग लेके मुझे चल पड़े। और गांव ऐसा था कि कुछ एक बीच में एक सीधा रास्ता था, उस रास्ते के दोनों तरफ अ, कुछ मकान थे, और हम उस रास्ते के एक तरह का वो जनपथ समझ लीजिए, इस राजपथ वाले देश का। और इस जनपथ में ये बच्चे अपने नए गुरुजी को लेके और गांव दिखाने ले जा रहे थे। और वो गांव दिखाने ले जा रहे थे, मुझे अभी भी याद है, वो लोग बताते थे ये कल्ली बाई का घर है, मदन वीर की बेटी है कल्ली बाई, 4 बछेरू हैं इनके घर में, बकरियां हैं 2, और 2 बैल हैं, और इनके ही घर में दूध होता है, बाकी के घर में तो दूध नहीं होता। और इनके पछीते मुनगा का पेड़ भी लगा है। और इस तरह से वो बात चलते चलते ये बच्चे पहले ही दिन अपने इस नए परदेसी से, मतलब बाहर से आए हुए शिक्षक से एक संवाद में जुड़ गए। और उसके बाद वो बताते थे, अगले घर में ले जाते थे। तो वो सारे शैक्षिक मूल्य जिनको मैंने बाद में पढ़ा, उन दिनों तो मेरी शिक्षा को लेकर उतनी समझ नहीं थी। तो ये तो बाद में मैं जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करता था, या अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में काम करता है था, या उसके पहले मुझे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो क्या सिद्धांत थे वो तो बाद में पता चले, लेकिन उस समय ये तो समझ में आ ही रहा था कि इनके पास अपनी भाषा है, इनके पास अपना ज्ञान है, परिवेश के बारे में बहुत सारी समझ है, इनके पास संवेदनाएं भी हैं, है ना? वो बताते थे कि ये दादा बहुत बूढ़े हो गए हैं, नाना है इनका नाम, और इनके गठिया का रोग भी है, तो उतना नहीं चल पाते जितना पहले से चल पाते थे। तो आपको लगा कि ये बच्चे, जिनको मेरे साथी जब मैं यहाँ जा रहा था तो कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, नीलगढ़ के आसपास जिस तरह की बातें थी इन आदिवासी समाजों को लेकर, नीलगढ़ और उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा गांव था धुंधुवानी, इन दोनों को एक साथ ही नाम लेते थे लोग। तो वहां कहावतें चलती थी, नीलगढ़ धुंधुवानी अन्न मिले ना पानी। तो देखिए समाज ने कितनी किस्म की भ्रांतियां फैलाई हुई थी, उनको एक तरह से असभ्य कहने की, गंवार कहने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमारे घर में पैदा हुए किसी भी बच्चे की तरह संपूर्ण रूप से सीखने का आग्रह, जिज्ञासा, संवेदना, इंटेलिजेंस, चाहे जो कुछ कहा जाए, उन सब से परिपूर्ण बच्चे थे। तो साथ दोस्ती हो गई पहले। तो दोस्ती हो गई तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगले दिन का कार्यक्रम तय किया जाए। अब हमारे पास तो कोई करिकुलम नहीं था, पाठ्य पुस्तक नहीं थी, कोई भवन भी नहीं था विद्यालय का, और स्लेट कापी किताब कुछ भी नहीं थी। और ये गुरुजी भी ऐसे थे कि जिनको इन सब के बारे में उतना ज्ञान भी नहीं था। एक इच्छा शक्ति जरूर थी, बच्चों के प्रति प्रेम जरूर था, लेकिन बाकी सारी टेक्निकलिटीज जो थी उनको लेके कोई उतनी समझ नहीं थी। सोचा कि करते करते आएंगी, करेंगे। तो पहले दिन ये जब गांव का की यात्रा इतनी रोचक हो गई, और इसने एक वो काम कर दिया जो आमतौर पर विद्यालय में नहीं हो पाता है, कि बच्चे वहां खामोश होते हैं। इन्होंने बच्चों को, बच्चे बढ़ बढ़ के बता रहे थे, एक एक बच्चे की बात खत्म होती, इससे पहले दूसरा बच्चा एक और बात, जो बात पहला बच्चा नहीं कर पाया है, उस बात के बारे में बात करने। तो अगला दिन तय किया कि अगले दिन हम लोग जाते हैं और जंगल को घूमते हैं, है ना, क्योंकि मुझे तो जंगल, मैंने तो ये जंगल भी, मैं तो पहली बार आया था। अरे वो दिन क्या दिन था, जब बच्चे मुझे जंगल में घुमाने ले गए।
कम से कम 50-60 पेड़ों के नाम इन बच्चों ने बताए। कहते थे गुरु जी ये घिरिया है ना, छोटी छोटी पत्ती होती है इसकी इमली की तरह। और मच्छर अक्षर मक्खी भगाने में बहुत काम आती है। और घिरिया की लकड़ी से ये बनता है, हल इससे बनता है, बैलगाड़ी का पहिया इससे बनता है, और जो चूरिया है मकान का वो किसी और पेड़ से बनता है। और लगातार मैं उनके साथ, मेरी एक तरह से वनस्पति शास्त्र की एक फील्ड विजिट हो रही थी बच्चों के साथ। और मुझे एक शिक्षक के तौर पर लगा कि बस मजा आ जाएगा इन बच्चों के साथ काम करना। बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें देनी है, बाकी सब तो ये लेके आते हैं। एक तो इनके और क्या क्या नहीं देना है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। ये मेरा विद्यालय, मेरी शिक्षा इतनी बातचीत करने वाले बच्चों की को चुप्पी में नहीं बदलने के लिए तैयार होगा, खामोश नहीं कर देगा। इतने जिज्ञासु बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कुछ ना कुछ दे पाएगा, इन विश्वास के साथ गए। तो चलते चलते हम लोग पहुंचे गांव। गांव खत्म होता है तो जंगल शुरू हो जाता है। गांव कोई बहुत बड़ा, ये मैदान जिसमें गांव बसा हुआ है, कोई बहुत बड़ा बड़ा भूगोल नहीं था ये। मतलब आप चलते हैं 1-2 मिनट में ये खत्म हो जाता है। वो पगडंडियां शुरू हो जाती हैं जो आपको थोड़े घने से जंगल की ओर ले जाती हैं। तो हम लोग चले उन घने जंगल की ओर। और जाते जाते ये हमको बोलने लगे कि हम तो आपको चितना पे ले जाएंगे। तो पता चला कि हम लोग एक जगह पर पहुंचे। वहां पे एक तरह की ढलान थी, एक चट्टान थी जो जिसमें बहुत ही धीमी ढलान थी। और सॉइल इरोजन के चलते उसके ऊपर से मिट्टी हट गई थी लगातार बारिश वारिश के चलते। और वो एक चिकनी सी चट्टान उभर होकर आ गई थी। और उस चट्टान की जड़ पर एक बरसाती नाला बहता था। और मेरा जिस समय वहां जाना हुआ उस समय बरसात शुरू हो चुकी थी। तो बरसात शुरू हो चुकी थी तो उस नाले में पानी भी बह रहा था। तो ये इतनी खूबसूरत जगह थी और मेरे को इस तरह का एक कल्पना हुई कि यही जगह हमारे विद्यालय के लिए एक बेहतर जगह हो। एक तरह का थिएटर टाइप का था वो, प्राकृतिक रूप से बना हुआ। तो हमने सोचा इसी में हम अपने लिए एक ब्लैक बोर्ड बना लेंगे और इसी में बच्चे अपने लिए खड़िया चाक से अपनी अपनी स्लेट और पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है यही चल पड़ेगा। तो तो इस जगह, मतलब मैं उनको अगले दिन बोल रहा था, पहली शाम को मैंने उनको बोला कि कल अपन पिकनिक पे चलेंगे। तो बच्चे तैयार हो गए। तो मुझे लेकिन इस बात का कोई ख्याल भी नहीं था। और अब तो बड़ी हंसी आती है कि आप यानी कितना लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार, और फिर भी अपने को पढ़ा लिखा और सब समझते हैं। कि मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बच्चों को पिकनिक नाम के क्या मायने होते हैं, इसका कुछ अंदाज ही नहीं होगा। अब बच्चों ने तो कह दिया कि चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो हमने कहा जंगल में जाएंगे। तो उनके लिए जंगल में जाना ठीक रहा। पिकनिक वर्ड से उनको कुछ भी, उनकी उनकी शब्दकोश में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, उनके अनुभव में वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो खैर, जब हम ये चिकना पे गए तो मुझे याद आता है, ये जो मोहरबाई नाम की लड़की थी, ये सबसे उम्र में भी बड़ी थी और समझदारी में भी बड़ी थी। और इसको बहुत ललक थी। यानी कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी ललक बाकी लोगों की ललक और एकाग्रता से बहुत भिन्न होती है, बेहतर होती है। तो उस तरह की थी। तो उसको कुछ याद रह गया। तो अगले दिन उसने कहा कि ये हम पिकनिक पर कब चलेंगे। तो अब मुझे पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं पिकनिक पे ले गया था। और जिस जगह गए थे हम लोग, वो जगह का नाम चिकना था। गांव में उसे चिकना कहते हैं। और बच्चों ने कब इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया
और उसको चिकनिक का एक नया नाम दे दिया, यानी चिकना पे जाके पिकनिक। तो उस दिन से हमारा विद्यालय एक पिकनिक विद्यालय बन गया और हम लोग वहीं जाते थे। और जैसा मैं बता रहा था कि मैंने एक बड़ा सा बोर्ड अपने लिए खींच लिया और बच्चों ने अपनी छोटी छोटी खड़िया से स्लेट खींच ली और उसी पे लेट के, मतलब आप कैसे आपको मैं बताऊं, इमेजिन करिए एक इस तरह का थोड़ा धीमा सा स्लोप है। उस स्लोप में अलग अलग जगह पे 50-60 बच्चे हैं और एक गुरुजी हैं और वो लिख रहे हैं। तो ये चलने लगा। तो अब हमारे पास तो एक चिकनिक थी, मतलब ये एक स्पेस थी, और दूसरा खड़िया पत्थर थे, और मिटाने के लिए बहुत सारे कपड़े वपड़े होते थे। उसके अलावा कोई कापी किताब ये सब नहीं थे। तो फिर हम ये पढ़ाई का क्रम वहीं चलता रहा और आगे बढ़ा। तो आपको मैं बहुत सारी बात तो लंबी नहीं बता सकता, लेकिन एक दो किस्से जरूर बता सकता हूँ जो शायद आपको लगे। जैसे एक और तरह की भूल का मुझे एहसास है कि जब मैं अपनी पीएचडी का भी कुछ काम कर रहा होता था, तो मैंने ज्यादातर ऐसा किया था कि बच्चे खुद अपने काम में लगे रहें और मैं कुछ अपना काम करता रहूं। और बाद में मुझे पता चला कि ये गाइडेड लर्निंग से सेल्फ लर्निंग कितनी एक बेहतर चीज होती है और पीयर ग्रुप लर्निंग क्या होती है। लेकिन हमारे तो ऐसी अनगढ़ में ही ये सब हो पा रहा था। तो वहां एक दिन ये गुंठी लाल नाम का जो बालक था, ये थोड़ा सा शैतान प्रवृत्ति का था, शैतान, चंचल था। तो ये किसी को तंग कर रहा था। तो ये मौके भी आते हैं कि अ, अ, कितना भी आप सोचें, आपको लगता है कि यार अब इसको थोड़ी सजा देनी चाहिए, है ना। हालांकि हमारा मूल रूप से विद्यालय तो बड़े प्रेम और सम्मान और भय मुक्त वातावरण में है, लेकिन लगा कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है भाई, इससे पूरे बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो मैंने गुंठीलाल से कहा कि गुंठीलाल, तुम भाई बहुत गड़बड़ कर रहे हो, तुम कान पकड़ो। तो कान पकड़ो कहा तो गुंठीलाल आए और गुंठीलाल ने हमारे कान पकड़ लिए। हाँ, मैं तो ताज्जुब में कि हमने कहा ये क्या हो रहा है। एकदम से तैयारी नहीं थी होती आपकी किसी नई चीज के साथ डील करने की। तो बाद में आपको पता चला भाई आपकी पिकनिक की तरह इस सजा के बारे में भी उनके अनुभव में ये सजा भी एग्जिस्ट नहीं करती, कान पकड़ो तो मुर्गा बनाओ। और ठीक ही हुआ कि मतलब इस तरह की शिक्षक की नासमझी के चलते बच्चे को अपने कान नहीं पकड़ने पड़े और जिसकी नासमझी थी उसी के कान पकड़े गए। तो बहुत सुंदर प्रसंग में ये किस्सा याद भी रहता है। लेकिन फिर वहाँ पढ़ने लिखने की चलती रही, मैं उसको शॉर्ट करके अब थोड़े आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये 60-70 बच्चे हो गए, धुनवानी से भी बच्चे आने लगे और ये 6 से 14 साल के बच्चे थे। और इन सारे बच्चों के साथ फिर क्या हुआ कि ये लोग आगे पीछे हो गए। तो कोई लिखने की दक्षता पे आ गया था, कोई पढ़ने भी लगा था, पढ़ने की दक्षता पे आ गया था, कोई अभी बोलने और सुनने की दक्षता पे भी था। और हमने ज्यादातर काम किया सिर्फ भाषा और गणित में। और वो भाषा और गणित के करने के जो तरीके थे, उन तरीकों में बहुत सारा स्थानीय परिवेश का ज्ञान था। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने वहां एक रोज हम एक कोई दिवस मनाते थे, जैसे मोर दिवस मनाया किसी दिन। तो बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनसे कहा कि वो मोर की आवाज निकालें। तो वो लोग मोर की आवाज निकालते थे। फिर उनसे बोलते थे मोर की आवाज तो निकल गई, अब किसी और पक्षी की आवाज निकालें। तो वो बच्चों का एक समूह, यानी अलग अलग पक्षियों की आवाजों, और फिर वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा समूह, शायद इससे आगे चल के कि उनके पंख कैसे होते हैं, उनके उनके पैर कैसे होते हैं, वो कब आते हैं, इस
तरह के डिस्कशन में चला गया। जो बच्चे कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना सीख रहे थे, हम तो वो उनको उनके लिए मैं लिखता था, जैसे मैं मोर लिख देता था और फिर वो मोर की नकल करते थे और फिर वो म से बनने वाले और शब्द बनाते थे। मेढ़ की कहते थे वो, है ना, मगर कहते थे। जो भी उनके आसपास के परिवेश में जो कुछ था उस उसके अराउंड बात करते थे। तो वो कुछ लिखने की कोशिश करते थे। कुछ लोग थे जिनको लिखने की विधा में प्रवेश हो गया था, तो फिर वो अगर उसके आरंभिक स्तर पे थे तो वो कुछ शब्द लिखते थे, मोर, शोर, जोर वगैरह वगैरह। और जो और आगे बढ़ गए थे वो लोग वो लोग अ, जो और आगे बढ़ गए थे वो लोग कुछ और एक तरह से अ, एक तरह के निबंध लिख रहे होते थे। वो मोर कह रहा हूँ, सब लोग अलग अलग। और बच्चे चित्र बहुत बनाते थे। देखिए आदिवासी समाज में बहुत हाथ की हैंड आई कोऑर्डिनेशन में वो लोग कमाल के होते हैं। तो वो अपना पूरा काम करने की, वो खुद उनका जीवन है जो वो पूरा आत्मनिर्भर है। तो वो अपनी खेती खुद करते हैं, अपना शिकार खुद करते हैं, अपने तीर खुद बनाते हैं, है ना, अपने औजार खुद बनाते हैं। तो बहुत कमाल का, और वो सदियों से ऐसा करते आए हैं। तो उनके बच्चों के पास भी जो हुनर है वो कमाल का हुनर है। तो लोग बहुत अच्छी ड्राइंग भी करते थे। तो कुछ लोग चित्र बना रहे होते। और उसके बाद ये संवाद जब खुलता था सारे बच्चों के साथ, तो ये फिर बातचीत होती थी कि भाई मोर कब आवाज लगाते हैं, ज्यादा आवाज कब लगाते हैं। तो कहते हैं जब बारिश आने वाली होती है तो वो खुश हो जाते हैं और उनकी अपने किस्से सुनाते हैं। तो बारिश कैसे होती है, तो बादल आते हैं तो बारिश होती है। बादल कहाँ से आते होंगे। तो इस तरह से ये मोर दिवस के प्रसंग से खुल के ये जो विषय है वो पूरी रुचि और पूरे बच्चों के ज्ञान को लेके वो नए ज्ञान में धीरे धीरे प्रवेश, यानी वो वाष्पीकरण के डायरेक्शन में भी बढ़ जाता है। वो इस डायरेक्शन में भी बढ़ जाता है कि बरसात के दिनों में और क्या क्या होता है। तो खेती किसानी कौन कौन सी होती है, तो बरसात की फसलें कौन सी हैं, गर्मी की फसलें कौन सी हैं। वो इन बातों में भी चले जाता है कि बरसात में और क्या होता है। तो बरसात में आम के पेड़ में झूला डालते हैं। तो फिर वो आम के पेड़ में भी चला जाता है, झूले में भी चला जाता है। तो वो झूला यूं ही झूलते हैं या कुछ गाते हैं। तो फिर वो गीत भी आ जाते हैं जो उस संस्कृति में झूला झूलते हुए गाए जाते हैं। और ये बड़ा ही एक तरह से, ये बाद में मुझे शिक्षा में काम करके, लोगों की बात करके, बहुत सारे शिक्षक साथियों, शिक्षा अ, की थ्योरिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोगों से संवाद होने का पता चला। ये तो काफी अच्छा थीमेटिक एक तरह से तरीका था और इसमें बहुत ही एक तरह से डिस्कवरी मेथड के साथ चीज़ों को अनकवर करने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, यहाँ पे कोर्स को कवर करने का काम नहीं चल रहा था, लेकिन डिस्कवर अनकवर करने की बात चल रही थी। तो ये ज़्यादा बेहतर शिक्षा हो रही थी। तो खैर ये सब चलता रहा। आ, तो ये तो मेरे सिखाने का हुआ, और इस सिखाने में बहुत सीखना सिखाना हुआ। और इस बात को यहाँ खत्म करते हुए, क्योंकि काफी लंबा हो गया है, मेरे को लगता है फिर हमारे पास कुछ सवालों के लिए समय कम पड़ेगा। तो मैं इस बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, सिखाने वाली। लेकिन सीखना क्या क्या हुआ अगर आप पूछें, तो ये बहुत अहम सवाल है। और ये सवाल, यूं तो मुझे इसका थोड़ा थोड़ा एहसास वहां रहते ही हुआ था, लेकिन आज लगभग 30 साल हो गए और मेरे को रोज समझ में आता है कि मैंने वहां से क्या सीखा था। और ये कोविड की जिस महामारी ने हम सब लोगों को, जो आमतौर पर जिनके पास वक्त कम होता था, मैं तो हंसी मजाक में कहता था हम लोग काफी कम वक्त हैं, तो ये कम वक्त लोगों को जो इतना अधिक वक्त मिला है,
इस वक्त ने बार बार ये सोचने पे मजबूर किया है कि मुझ में क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है एक मनुष्य के रूप में। तो क्या मेरा प्रेम बढ़ रहा है, जितने लोगों के प्रति मेरा आदर, प्रेम, सत्कार, करुणा, उसमें कुछ इजाफा हो रहा है क्या? और कुछ चीजों पे नजर डालने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ चीजें कम हो रही हैं। जैसे क्या कुछ क्रोध कम हो रहा है क्या, कुछ नफरत कम हो रही है क्या? तो मैं बड़ा हो रहा हूँ या बूढ़ा हो रहा हूँ, इस सवाल के अराउंड इंगेज होने का कि एक सीख मुझे अगर कहीं से मिली है, मुझे लगता है वो नीलगढ़ से मिली है। और वो आदिवासी जीवन के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन लोगों का जीवन बड़ा बड़ा सुंदर और बहुत कठिनाई में भी है। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, है ना, उनके हिसाब से उनको बाकी लोगों जैसा होना होगा और वो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो वो कहता है कि उनको छेड़िए ही नहीं, वो जो है उन्हें बने रहने। लेकिन मैं भी इन दोनों डिबेट मेरे भी कान में पड़ती थी, मैं एक आदिवासी परिवेश में रहता था, तो मुझे लगता था मेरी जगह कहाँ है। क्योंकि ये जो लोग उनको बिल्कुल ही ना छेड़ो कहना चाहते हैं, वो जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले का आग्रह रखने वाले लोग हैं, उनसे वो कहते हैं कि आप डी ट्राइबलाइजेशन में लगे हैं, आप उनका विकास नहीं कर रहे हैं, आप उनकी सभ्यता को उनसे अलग करने की कोशिश में लगे हैं। और वो सभ्यता है अपने आप में, वो असभ्यता नहीं है। आपके पास की जो चीज है, अगर वो सभ्यता कहलाने की पात्रता रखती है, तो उनके पास की जो है वो भी सभ्यता सभ्यता कहलाने की पात्रता रखता है। और बल्कि आज के संदर्भ में हम समझें तो वो ज्यादा परिवेश के साथ एक तालमेल बिठा के जीवन को कैसे जिया जाता है, वो उसकी हम बाकी बाकी के समाजों से, गैर आदिवासी समाजों से ज्यादा सभ्यता रखते हैं। तो वो उन पे डी ट्राइबलाइजेशन का इल्जाम लगाते हैं। और जो लोग मुख्य धारा वाली विचारधारा से आते हैं, वो कहते हैं कि जो ये जो छेड़ने और इंटरवीन नहीं करने दे रहे हैं, ये उनका म्यूजियमाइजेशन करना चाहते हैं, यानी उनको संग्रहालय के लिए रखना चाहते हैं, या उनको 26 जनवरी की परेड के ही लिए रखना चाहते हैं, या उनको बेड़ियों पे डांस करते हुए देखना चाहते हैं। और उसी तरह के स्टीरियोटिपिकल मंजर एक भरपूर एक भरपूर समाज के बारे में, यानी मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ तो 60% लोग जनजाति आदिवासी समाजों से आते हैं, वहां भी उस तरह के विचार। मैं उन विचारों में अपने आप को कहीं बीच की जगह पे पाता था। तो तो वहां मैं कुछ बरस रहा, 3 साल। और उसके बाद के बाकी के 13 साल और मैं उसी जिले में रहा। तो जिले में रहकर भी मैं उस गांव से तो जाता रहा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपका जाना बहुत अलग किस्म का होता है। वो वहां आप कुछ तो रह जाते हैं, आपका कुछ ना कुछ छूट जाता है अगर आप वहां से चले भी आते हैं तो। और वो जगह भी आपके साथ चली आती है, फिर चाहे आप जहाँ भी जाते हैं। तो नीलगढ़ के साथ मेरा कुछ इसी तरह का रिश्ता रहा। तो मुझको लगता है कि काफी लंबा समय हो गया। किसी और दिन कुछ वो 30 साल की मोहब्बत की दास्तान है, एक बहुत ही सुनहरे और आत्मीय परिवेश में। तो समय तो कम पड़ ही जाता है। तो अभी यहाँ पे रोकता हूँ अपने आप को, नहीं तो कुछ बातचीत का आप लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं और कुछ प्रश्न। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, सबका सबको नमस्कार, आभार। कुछ एक दो प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं।
विजय पांडे जी पूछ रहे हैं हमसे कि शिक्षा इमोशन को कैसे विकसित करती है, इस पर आपकी राय क्या है? मैं तो ये कहूंगा कि मैंने किसी चीज को विकसित कैसे किया जाए, इससे ज्यादा ये बात सीखा कि किसी चीज को नष्ट होने से कैसे रोका जाए। मेरी मान्यता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंस, बहुत संवेदना और बहुत सारे सरोकार को लेके पैदा होते हैं, और वो सरोकार हैं जिन सरोकारों को लेके हम अपने भविष्य के समाज का सपना देखते हैं। तो उनको विकसित करने की जगह उनको नष्ट होने से रोकने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे उपक्रम हैं जो वो उनकी जिज्ञासाओं को भी रोक देते हैं, उनके हौसलों को भी पस्त कर देते हैं। और बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपने साथ खाली नहीं आता, और जो हम देख पाते हैं सिर्फ उतना ही लेके नहीं आता। वो खाली बस्ता लेके और कापी किताबें होमवर्क लेके ही नहीं आता, और भी बहुत कुछ लेके आता है जिसमें बहुत सारा बहुत दमदार होता है, बहुत सारा ऑलरेडी होता है। मनुष्य का बच्चा है तो बहुत सारी संवेदनाएं ले, इक्विटी वगैरह सबके भाव लेके आता है। उसके लिए ये धर्म, जाति, जेंडर के भेदभाव नहीं होते, ये तो हम सिखाते हैं उसे। तो मुझे लगता है कि कुछ बचा लेने की कोशिश, बाकी थोड़ी आस्था, थोड़ा प्रेम बढ़ाना होगा हमें बच्चों के साथ काम करने के लिए, बाकी वो खुद कर लेंगे। वो ये राम नरेश भाई लिख रहे हैं, आज कुछ दिख रहा है, कुछ प्रेम बढ़ रहा है क्या, कुछ गुस्सा कम पड़ रहा है। हम लोग अपन आपसी जो बचपन के दोस्त हैं उनसे मजाक होती है कि भाई तुम्हारा कैसा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, तुम्हारे क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या कम हो रहा है। तो उत्तर आता है कि तोंद बढ़ रही है, बाल कम हो रहे हैं, इसी तरह के जवाब आते हैं। तो ये वक्त थोड़े और गहरे सवालों के साथ इंगेज होने का है, और मुहैया कराया है इस महामारी ने। जो जो कुछ भी किया है उसमें ये भी किया है कि इसने बहुत सारा हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। इस बात को भी सोचने को मजबूर किया है कि ये हमारे जो जीवन शैली है, ये किस हद तक, कितनी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमने तमाम चीजों के अभाव में भी अपनी जिंदगी को ठीक से निकाला है, और ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो हम नहीं कर पा रहे थे अपनी कम वक्ती के चलते। तो लोगों ने खाना बनाया है, लोगों ने लूडो खेले हैं, लोगों ने अपने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया है, लोगों ने खुद से भी बातचीत के लिए वक्त निकाला है, अपने पर रिफ्लेक्ट करने के लिए वक्त निकाला है। अब मैं कुछ और प्रश्न देखने की कोशिश करता हूँ। ये शुभम मेरू कह रहे हैं कि आज की शिक्षा एक जबरदस्ती बंधन बना रही है, बच्चों को आजाद नहीं कर रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? तो मैं समूची शिक्षा व्यवस्था पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ। अ, मैं अपने शासकीय मध्य प्रदेश शासन के साथ के काम में, और एक लंबा काम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ जो किया, उस पर तमाम ऐसे शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई जो शिक्षा में प्रेम की, भय मुक्त वातावरण की, बच्चों की आज़ादी की, इन सब के मूल्यों को समझते हैं और उसको लेके काम करते हैं। और देखिए, वो प्राथमिक कक्षाओं में ये सब बहुत अहम है। उसके बाद तो अपनी स्वतंत्रता खुद तलाश कर लेते हैं। अगर स्कूल गड़बड़ होता है ना तो बच्चे तरीके निकाल लेते हैं उसके बीच में से अपने आप को मुक्त करने का। जी। तो डॉक्टर सैयद मासूम पूछ रहे हैं आपकी पीएचडी थीसिस का क्या हुआ। तो थोड़ा नाजुक सवाल है सैयद भाई आपका। तो पीएचडी थीसिस जो मैंने तैयार की थी, वो मुझे लगा कि इसको जमा ना किया जाए, और मैंने
उसको कभी सबमिट नहीं किया, क्योंकि मैं मैं इतना कुछ सीख रहा था, इतना कुछ मैंने पाया नीलगढ़ में काम करके, कि मैं आदिवासी समाज के अपने अध्ययन का कोई डिग्री मैं नहीं बदलना चाहता था, और उसका कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। उस समय तो मुझे वही करना उचित रहा, तो फिर मैंने पीएचडी को तो छोड़ दिया था बीच में से। आप आपको तो ये बात जची नहीं होगी, आप, लेकिन हुआ ही नहीं। अनूप भाई नमस्ते। आयुषी, होम स्कूलिंग को लेके आपकी क्या विचार? क्वेश्चन बाय मल्लिका। देखिए, मैं होम स्कूलिंग और किसी संस्था में स्कूलिंग, इन सब का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं अ, बच्चों के साथ क्या काम करता है, क्या काम नहीं कर पाता, इसकी इसका कुछ अनुभव मैंने किया है, फर्स्ट हैंड अनुभव है। उसके आधार पर कुछ बातें जरूर कह सकता हूँ। देखिए, घर में पढ़ाया जाए या विद्यालय में पढ़ाया जाए, या हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हों, जो एक तो बच्चों को प्रेम के अभाव में पढ़ाने का विचार मेरे को शिक्षा नहीं लगता। तो कहीं पे भी जहाँ पे प्रेम का, पर्याप्त प्रेम का अभाव है बच्चों के साथ, व्यवहार में, बच्चों के साथ उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है, उन पर कमेंट कैसे जाते हैं, वो मुझे शिक्षा का कर्म ही नहीं लगता। वो घर में भी होता है और विद्यालय में, गाए बजाए हम भी अपने बच्चों से जिस तरह का व्यवहार करते हैं, हम अगर उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, या हमें ये तो समझ में आएगा कि ये बेस्ट तरीका नहीं था। तो जहाँ पे भी हो, शिक्षा का जहाँ पे भी काम हो रहा है, बच्चे इतने मुलायम व्यक्तित्व को लेके बने हुए होते हैं कि किसी उतनी सॉफ्ट चीज को रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए भी उतनी ही सॉफ्ट चीज की जरूरत है। तो एक बात तो ये बहुत मेरे को महत्वपूर्ण लगती है। और दूसरी बात ये लगती है कि शिक्षा में जो रोचकता का अभाव है ना, बहुत बोरियत है। वो बोरियत भी कहीं नहीं ले जाने देती, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता, आप कितना भी समझाएं तुम्हारे भविष्य के लिए कह रहे हैं, अरे बिल्कुल ही रद्दी तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल ही रद्दी बात कह रहे हैं, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। मतलब आपके बिना कुछ प्रयास किए हुए आपका मोबाइल यानी इतनी रोचकता, इतना उनको दे सकता है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों नहीं दे पाते हैं वो रोचकता, और हम रोचकता दे पाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। तो ओके, चलो मैं मेरी बिटिया भी कुछ प्रश्नों के जवाब दे रही है, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन मैं जो भी मेरे सामने पढ़ रहा है उसका जवाब देने की कोशिश, मतलब उसका उस पर उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उत्तर न मानिएगा मेरे जवाब को, उत्तर कुछ और भी हो सकता है। तो ये नरेंद्र जोशी जी पूछ रहे हैं, आप जिस स्थिति में गांव को छोड़ के आए थे वहां उसके बाद क्या हुआ? मेरा एक विद्यार्थी, वो खुद शिक्षक बन गया, और वो अ, उसने 10वीं किया, फिर 12वीं किया, फिर उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसने डीएड भी किया, और वो उसकी पोस्टिंग भी वहीं हो गई। बदामी भाई हैं, बदामी लालवी के, वो शिक्षक हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे एक पक्का विद्यालय है, और वो चिकनिक वाली विद्यालय तो नहीं है, लेकिन एक सरकारी विद्यालय है वहाँ पे। कक्षा 8 तक का बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। पढ़ाए हुए, मैं जिन बच्चों के साथ इंगेज हुआ, उन बच्चों को लेकर उनको बहुत एक शिक्षक के रूप में गौरव होता है। मैं जब बेंगलोर आया तो मेरे से पहले मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के पहले ही आ चुका था। यानी मेरे को कोई किसी ने रिसीव किया इस शहर में, तो वो नीलगढ़ का बच्चा था, और उस गांव का बच्चा जिस गांव में
कभी सिर्फ 20 तक की ही गिनती लोगों को आया करती थी, और वो 50 बोलने के लिए 2 20 और आधा 20 बोलते थे। वहाँ का बच्चा, और ये सारी उन सारी चीज़ों को खारिज करता है जिस तरह की मान्यताएं समाज में पसरी हुई हैं कि सारे बच्चे सीख नहीं सकते, और ये इनके बच्चे उनके बच्चों के बीच के जो भेद हैं। तो और लेकिन मैं इसी बच्चे की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो लगेगा कि शिक्षा से इंजीनियर बना के ही शिक्षा सफल होती है। देखिए, भगवत भी है वहां पे, भगवत ने भी पढ़ाई की, बहुत आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन भगवत एक शानदार किसान बन गया, भगवत एक शानदार ग्वाला बन गया। उसकी अपनी एक छोटी मोटी सही लेकिन डेयरी कहलाने लायक हैसियत है, और वो ऐसा बड़ा भाई बन गया जिसने अपनी 2 बहनों को ग्रेजुएशन करने दिया, और उसके लिए पूरा संघर्ष किया। और ये गांव के बच्चे भोपाल प्रदेश की राजधानी में जाके मकान लेके और अपनी बीएससी और एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। हमारी एक गांव की बिटिया, वो मध्य प्रदेश की कुश्ती की चैंपियन बनी, और वो मेरे को बोलती थी कि मध्य प्रदेश की तो मैं बन गई, लेकिन मेरे को हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों से जीतना है। तो इतनी तमन्ना पैदा हुई लोगों में, होती ही है। यानी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्या क्या नहीं करें भी पता चलता है ना शिक्षा में, कि क्या क्या चीजें घातक हैं, क्या क्या चीजें व्यक्ति को के सौंदर्य में इजाफा होने से रोकती हैं, क्या क्या चीजें उनको फ्लरिश करने से रोकती हैं। तो ही काफी काम बन जाएगा। तो कुछ और? कुंवर सिंह रावत जी नमस्ते। वो इस बात को की पुष्टि कर रहे हैं कि जो आसपास का वातावरण है, परिवेश है, उसके साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को, वो बहुत ही रोचक होती है, और उसमें ये सीखने वाला शिक्षक भी बनता है ना। सीखने वाले को सिर्फ सीखने वाला और सिखाने वाले को सिर्फ सिखाने वाला बनाने की प्रक्रिया में बहुत खोट है, क्योंकि उसके चलते हम सीखने वाले के पास जो सिखाने लायक कौशल है उसका उपयोग नहीं होने देते, और हम एक शिक्षक के तौर पे कुछ भी नया सीखने को तैयार नहीं हो पाते। तो ये जो प्रक्रिया है जहाँ पे दोनों लोग सीखने सिखाने के लिए तैयार हैं, इसमें शिक्षक का काम भी बहुत कम हो जाता है। मैं तो कई शिक्षकों से बोलता हूँ, मैंने कभी अपने विद्यालय में होमवर्क नहीं दिया किसी को। बच्चे आपस में एक दूसरे को होमवर्क इतने शौक से देते थे। मैं तो 100 कॉपियों में लिखूं 12 धन 7 बराबर, बच्चे लिखते थे। और जब वो लिखते थे ना, जब आप सवाल दे रहे होते तब आपको पता होता है कि इकाई के नीचे इकाई आनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, आपकी अवधारणा स्पष्ट हो रही है। और एक और काम, मूल्यांकन का काम मैंने नहीं किया अपने विद्यार्थी में। बच्चे एक दूसरे का मूल्यांकन करते थे। देखिए, बच्चे कहीं के भी हों, आदिवासी समाज समाज जैसे भी सभ्य समाज के क्यों ना हो, दूसरे की गलती लगा निकालने का शौक सब में होता है। तो एक दूसरे की कॉपी जांचने का जो मामला था, ये शिक्षक पता नहीं क्यों उठाए हुए हैं इसका पूरा बीड़ा अपने ऊपर, और क्यों वो शिक्षक होने की सत्ता को बचाए रखने के चलते लोगों की कॉपियों में लाल पेन से गोला लगाने का उपक्रम करते हैं। बच्चों को एक दूसरे की कॉपी जांचने को देते हैं, हर एक कॉपी ध्यान से जचती थी, और इस जांचने की प्रक्रिया में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता था और उनकी अवधारणाएं भी स्पष्ट होती जाती थी। तो और इन सब में बहुत सारा प्रेम ही तो लगता है, और विश्वास लगता है। एक शिक्षक के तौर पे आप बच्चों की संभावनाओं में विश्वास
और एक देने के तौर पर पर्याप्त प्रेम अगर उसके पास तक ले जा पाते हैं तो शिक्षा बहुत रोचक हो जाती है। और शाम को दिन भर की पढ़ाई के बाद शिक्षक भी नहीं थका हुआ होता है और दिन भर की पढ़ाई के बाद बच्चों में भी थकान नहीं होती है अगर ये रोचकता को बनाया जाए, अगर उनके एजेंसी का भी इस्तेमाल हो पूरी तरह से शिक्षा के कर। तो मेरा तो ऐसा मानना है। तो ये राकेश कुमार भाई बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव स्कूल्स चल रहे हैं और उनके बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग कराने में मैं जैसा समझ पाता हूँ कि दिक्कत होती है। मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा। मैंने एक तो कभी नीलगढ़ के विद्यालय को इन खेमों में बांटने की कोशिश नहीं करी कि वो ऑल्टरनेटिव स्कूल हैं, वैकल्पिक विद्यालय हैं, औपचारिक विद्यालय हैं, औपचारिकेतर विद्यालय हैं। मुझे तो वो एक शिक्षा की जगह लगी। मैंने उसको किसी उसमें नहीं ढालने की कोशिश की। जब जाहिर सी बात है जब उनको ये ये इस तरह की औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाता है तो थोड़ा सा ब्रिजिंग का काम तो आपको करना ही होता है। तो लेकिन वो किया जा सकता है, बहुत संभावना है बच्चों में और वो हो पाया और इसीलिए काफी बढ़ रहे हैं। मतलब उस गांव की बेटी इस साल उसने एमएससी भी कर लिया है। वो पहली एमएससी लड़की है लगभग 40,000 की आबादी वाले आदिवासी क्षेत्र में, लगभग जो लगभग 150-200 गांव में पसरा हुआ। तो हो पाता है। अच्छा जी, कुंवर सिंह रावत जी को कुछ भोपाल रेलवे स्टेशन की भी याद आ गई इस बातचीत में। उसका कभी और कर लेंगे। ओह, सुभाष रावत जी भी हैं यहाँ पे, देखिए कमाल के व्यक्ति हैं वो शिक्षा और कला को दोनों को एक साथ करके बहुत ही रोचक काम कर रहे हैं रिसेंटली। अभी आने वाले ही दिनों में बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यशाला भी कर रहे हैं। मैं उसको पोस्ट करूंगा अपने उसमें, आप देखिएगा। उनका सवाल ये है कि कलाओं, गाना बजाना, नाचना, स्वांग ये सब करते थे क्या बच्चे? तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये विद्यालय में कला और खेल वो बहुत ही अहम था। देखिए एक तो जो आदिवासी बच्चे हैं ना, वो पीढ़ियों से वो लोग किसी एक जगह पे 4-5 घंटे बैठे नहीं उनकी पीढ़ियां, है ना। वो तो कभी शिकार के पीछे, कभी गाय के पीछे, कभी बकरी के पीछे। तो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, ये थोड़ी देर देर में ये बच्चे कह रहे हैं गुरु जी रिश्ता चले जाएं, गुरु जी पानी पीने चले जाएं, क्या चक्कर है। मेरे को लगता था कि मैं इनको बिठा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर देखा कि कितना भी रोचक चले बहुत लंबे समय तक उनको एक जगह बैठा नहीं जाता, क्योंकि वो बड़े उनकी जो फिजिकल, उनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो भी कमाल की हैं। वो पेड़ों पे चढ़ते हैं, वो तैरते हैं इतना सुंदर, है ना। वो बकरियां चराते हैं। और ये फर्क भी मुझे वहीं पता चला जब मैंने कहा भाई ये गाय चराने अलग आदमी और बकरी चराने अलग आदमी क्यों जाता है, दोनों जगह एक ही आदमी क्यों नहीं जाता। तो वो लोग हंसने लगे मेरे ऊपर। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि जो गाय चराने जाता है और जो भैंस चराने जाता है वो गांव का कोई बहुत बड़ा सयाना पुराना आदमी होता है जिससे ज्यादा चलते नहीं बनता, क्योंकि भैंस चराने में दिन भर में 3-4 किलोमीटर अधिकतम चल के वापस आने का मामला होता है। जो गाय चराने जाता है वो थोड़ा सा अधेड़ किस्म का होता है, जो 5-8 तक चल सके। और जो बकरी चराने जाता है, क्योंकि बकरियां उसके चराने वाले को चराती हैं, वो तो क्या बकरियां चराएगा। बकरियां लगभग दिन में
25 किलोमीटर की यात्रा करके जाती हैं। तो ये जो इन सब चीजों के पीछे जो लोग जा रहे थे और वहाँ के जीवन में ये जो संगीत नृत्य, इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान था। तो वहाँ पे संगीत नृत्य के बिना नहीं हुआ सुभाष भाई, और उसको लेके ही आगे बढ़े। और बल्कि बच्चों का वहाँ पे अपना एक शेरे नृत्य होता है। उस शेरे नृत्य का एक पूरी की पूरी टीम भी है। और उसमें मतलब वो जो पढ़ने भी गए हैं बच्चे, ऐसा नहीं हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया वो शेरे नृत्य नहीं कर सकता। वो सारी की सारी चीजें स्कूल की प्रक्रियाओं का हिस्सा थी, और वो सब वहाँ पे हुआ करता था। बल्कि वो उसकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, आर्टिकुलेशन, न जाने क्या क्या देती थी। तो हमारा शायद समय, मुझे पता नहीं है कि इस 7:15 तो हो, 7:15 हो गया है। तो एक आध प्रश्न और लेते हैं, फिर हमारा समय तो शायद 8 ही बजे तक है कि ज्यादा है। अरे शेखर भाई भी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि अभी मूल्यांकन का ही दौर चल रहा है, टेस्टिंग लैब है, रिपोर्ट है, पर इलाज नहीं है। जी, सहमत हूँ मैं। बल्कि एक तरह से ना, जिस जिस किसी टेस्टिंग की रिपोर्ट का इलाज से, सुधार से संबंध नहीं हो, मतलब आप एक ऐसी मेडिकल साइंस में ले जाएं, कहें कि हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती हो, या उस रिपोर्ट के आधार पर कोई इलाज नहीं होता हो, तो कितनी अजीब सी बात लगती है कि आपने किसी की उंगली भी छेद दी, उसमें से खून भी निकाल दिया, और उसका कोई भी ऐसा उपयोग नहीं किया। तो क्यों किया ये उपक्रम, किसी के हाथ को जख्म देखने का ही उपक्रम क्यों किया गया? मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अंजलि जी नमस्कार। नमस्ते किरण। प्रदीप डिंगरी जी नमस्ते। अनूप बडोला भाई को भी नमस्ते। तो कोई गुरुजी वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं। तन्मय गुप्ता पूछे, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जनजातियों से क्या सीखा जा सकता है? तो मुझे ये लगता है कि अ, सारी दुनिया को इस समय, जब हमने अपनी बहुत ही अ, उपभोगवादी जीवन से अपने पानी को, अपनी हवा को, है ना, अपनी नदियों को, अपने समंदर को, हर किसी चीज को प्रदूषित कर दिया है। तो पहली बात तो वहां से हमें यही सीखने की पूरे विश्व को नजर आती है कि जिसको एक तरह से कहते हैं कि इथनिक जीनियस है जो आदिवासियों के पास, कि प्रकृति के साथ एक इको फ्रेंडली वे में, एक ग्रीन वे में, बिना नुकसान पहुंचाए उसी के साथ कैसे रहा जा सकता है। दूसरी बात ये सीखने की है कि ये कितनी चीजें चाहिए भाई। हम तो लाते ही जाते हैं, लेकिन हमारी वो आखिरी सूची कब बनेगी कि हमें अपने घर में क्या क्या लाना है। और या एक घर से दूसरा घर खरीदना है, टू व्हीलर से फोर व्हीलर खरीदना है, कई सारे कपड़े खरीदने हैं, जेवर खरीदने हैं, साड़ी खरीदनी है। करना क्या है, हम रुकेंगे कहाँ जाके? इस भूख है जो जो हमें लगता है वो लोग भूखे हैं। बाद में तो शहर में आके मैं वहाँ वहाँ और उस तरह की परिवेश में एक लौता नीलगढ़ नहीं है। वहां से हमें ये तो सीखने को मिलता ही है कि हम भाई, हमारी कितना कितनी भूख है और कितना संतोष है हमारे पास। इसका कुछ हिसाब किताब तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं किसी बिल्कुल ही ट्रांजेक्शनल बात में नहीं जाके इस मूलभूत बातों को देख रहा हूँ
कि मुझे लगता है कि हम लोगों को यूं भी विभाजित कर सकते हैं कि संतोष से भरे हुए लोग और भूख से भरे हुए लोग। तो हमको वो लोग काफी संतोष से भरे हुए दिखते हैं, और हम बाकी लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम अपने को संतोष से भरना चाहते हैं या हम अपने को भूख से भरना चाहते हैं। वो किसी भी तरह की भूख हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, सामान की हो। अ, दिनेश भाई, आप मुझे बताएंगे कि ये हम कब तक जारी रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो हैं यहाँ पे, समय कितना है हमारे पास ये आपको मुझे इशारा करना पड़ेगा। अच्छा, ये तन्मय जी पूछ रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ग्रास रूट तक प्रभावशाली है, अ, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मेरे अनुभवों के बारे में कुछ बताओ। तो एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत अच्छी बात है, यूँ कहना चाहिए कि बहुत देर से आई हुई अच्छी बात है कि कोई कॉर्पोरेट हो, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराने के लिए भी उसको एक कानून लगे। हम्म, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। यूँ तो उनको खुद ही एहसास होना चाहिए। अजीम प्रेम जी साहब इसमें थोड़े से डिफरेंट हैं। उन्होंने जो कुछ भी अपना फिलैंथ्रोपी किया है, वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधिनियम के चलते या उसके प्रोविजंस के चलते नहीं किया। उन्होंने खुद आगे बढ़ के उस काम को किया है। तो अब वो तो एक 15 साल का अनुभव उस पर बात करने के लिए तो किसी और दिन। अभी मैं आपके प्रश्न के पहले हिस्से, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपने पूछा, तो ये नया विचार है और शासन के फोर्स इन्फोर्स करने के बाद आया है। लेकिन अभी ये उसी तरह का विचार है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत बड़े तबके के लोगों के लिए, जिस तरह का इनकम टैक्स देते हुए हमें जो कभी थोड़ी परेशानी सी होती है, हम सोचते हैं इसको कैसे बचा लें। उसी तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्या हम कुछ डाइवर्ट कर देते हैं ना, किसी चीज को किसी और तरह से दिखाते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी काफी लोगों को या तो समझ में नहीं आया है, कुछ लोगों को ये बोझ जैसा लगता है, कुछ लोग इसको लेकर काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये विचार नया है और इसको अभी और परिष्कृत होने की जरूरत है। देखें दिनेश जी ने हमें कुछ निर्देश दिया है क्या। तो दिनेश जी ने हमें बताया है कि समय तो एक ही घंटे का होता है, पर आप सवाल ले लीजिए। मुझे लगता है कि अगर हम तो लगभग 1.5 घंटा ले ही चुके हैं, तो अ, एक धन्यवाद आप सब लोगों का। मुझे लगता है कि अ, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगा होगा जो आपको नीलगढ़ की मिट्टी की खुशबू और वहाँ की हवा की ताजगी आप तक कुछ ना कुछ पहुँची होगी। आप सब लोग जुड़े, दिनेश जी का और इस प्लेटफॉर्म का भी आभार। धन्यवाद।